सुबह बखैर नाजरीन। आज अगस्त की 24 तारीख है, सन 2022 है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हम अपडेट करें, न सिर्फ ख़बरों से बाखबर करें बल्कि कुछ इतलात, कुछ तज्जिया, कुछ तबसरा, कुछ आपकी बात को सुनाकर इस प्रोग्राम को अख्तिताम तक लिया जाए। पिछले कई सालों से लगातार इस ट्रांसमिशन को आपके सामने रख रहे हैं और हर दिन इस कोशिश में है कि एक नया अंदाज हो, एक नई बात हो और मसाइल पर भी गुफ्तगू हो। तनकीद बराए तनकीद ना हो बल्कि तनकीद बराए तामीर के कायल हम पहले दिन से रहे हैं और यही उम्मीद आपसे भी रखते हैं। और आपसे जब हम ये उम्मीद रखते हैं तो आप कैसे इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा। वहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जब आप इन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो इतना ही नहीं आपने करना बल्कि आपने एक बेहतर नाजरीन के तौर पर, एक फाल नाजरीन के तौर पर हमारी ख़बरों पर तज्जिया करना है, तबसरा करना है और हमारी गलतियों तो हम तक पहुंचाना है। उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर आकर इनबॉक्स में आएंगे जहां पर आप हमें हमारी गलतियों के बारे में, हमारे प्रोग्रामों के बारे में आगाह करेंगे ताकि हम हर दिन और हर पल और हर घंटे जब आपके सामने खबर रखते हैं तो वो गलती हमसे दुरुस्त हो और आपकी उमंगों और आराओं के मुताबिक हम अपने ट्रांसमिशन को चला पाए। तो ये दरख्वास्त और इसी दरख्वास्त के साथ आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। और हस्बे वादा सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे से, और हिस्ट्री ऑफ द डे का सबक आपको पढ़ाएंगे और याद दिलाएंगे आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके में 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज खास क्या है, आज के दिन पर बात करना क्यों ज़रूरी है और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको न सिर्फ याद किया जा रहा बल्कि ऐसे वाक़यात भी जिन पर तकारीब होती हैं, आज के दिन उन्हें अच्छे या बुरी निगाह से ज़रूर याद किया जाता है। 1957 में आज ही का दिन 24 अगस्त की तारीख थी जब 1957 में मौलाना भाषानी ने नेशनल अवामी लीग बनाने का बाकायदा ऐलान किया। इसके अलावा 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में, 1206 में 24 अगस्त को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ताजपोशी हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक बरसरे इक़्तिदार आए। 1600 में आज ही के दिन 24 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के साहिल पर पहुंचा और ये एक तरह से शुरुआत थी हिंदुस्तान के अंदर कि कैसे कंपनी ने अपना प्लान तरतीब देना है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जाकर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सबसे पहला जहाज जो है वो आज हेक्टर के नाम से इस जहाज को जाना जाता था, सूरत में पहुंचा था साल 1600 में और तारीख थी 24 अगस्त की। 2019 में आज के दिन बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली का इंतकाल हुआ। उन्हें आज याद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म, सदर हिंद के अलावा दीगर बीजेपी के सीनियर लीडरान क़यादत की तरफ से उन्हें आज सुबह सुबह पैगामात के जरिए याद किया जा रहा है सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर। तो 24 अगस्त का दिन जब दिल्ली एम्स के अंदर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली ने आखिरी सांस ली थी, आज के दिन 1853 में न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर जहां पर शेफ जॉर्ज क्रम ने पहली बार आलू के चिप्स बनाने शुरू किए, यानी जो आलू का चिप्स आज आपके वक्त में इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम में खाते हैं, वो सबसे पहली मर्तबा 24 अगस्त 1853 को बनाना शुरू किया गया। और एक शेफ थे, बावर्ची थे जॉर्ज क्रम, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका से थे। 1814 में बरतानवी एहलकारों ने व्हाइट हाउस अमेरिका को आग के हवाले कर दिया और इस तरीके से खित्ते के अंदर एक नई कशीदगी शुरू हुई थी 24 अगस्त 1814 में। 1908 में आज ही का दिन था जब इनकलाबी राजगुरु की पैदाइश हुई। आज उन्हें भी याद किया जा रहा है। सुखदेव और भगत सिंह के साथ उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, सूली पर चढ़े थे और पैदाइश 24 अगस्त 1908 को आज के दिन हुई थी राजगुरु की। और 1969 में आज ही के दिन वीवी गिरी भारत के चौथे सदर बने। बतौर सदर उन्होंने आज जिम्मेदारी संभाली थी। 24 तारीख अगस्त की थी और साल था 1969। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम बातें थी, बड़ी बातें थी, कुछ अहम वाकयात, अहम शख्सियात को याद करने का दिन। तो वो सारी आप तक पहुंचाना हमारी सबसे पहले अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहता है, वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। अगरचे अभी तक किसी तरह के नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं खित्ते चिनाब के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर। गुज़श्ता रोज़ जहां हमने कहा था कि 61 किलोमीटर दूर कटरा से एक
इलाके के अंदर दूर रिक्टर स्केल पर 3.9 ज़लज़ले की शिद्दत मापी गई थी, लेकिन महज 6 घंटों के दौरान चौथी मर्तबा ज़लज़ले के झटके अलल सुबह तक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर महसूस किए गए। खिता चिनाब और जम्मू सूबे में ज्यादा इसका असर देखा गया है, अगरचे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। डोडा और किश्तवाड़ के अंदर तकरीबन 11:30 के आसपास रात को ज़लज़ला आया। 4 बजे के आसपास उधमपुर और कटरा के दरमियानी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। यानी कल सुबह 4 बजे जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज सुबह तकरीबन 4-5 बजे तक ये इसी तरीके से जारी रहा। वक्फे से ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। लेकिन बस अच्छी बात कुछ है तो वो ये कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बीते 6 घंटों को आप देखेंगे, इन 24 घंटों में कल 4 बजे से सुबह से लेकर रात के आज सुबह के 4 बजे तक, तो 6 घंटों के अंदर 4 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। खौफ और हरास जरूर देखा गया, कुछ इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं कि किसी इलाके के अंदर जानी नुकसान हुआ हो। ये जरूर है कि जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा असर देखा गया है और जम्मू सूबे में ही ज़लज़ले का जो है जो रिक्टर स्केल पर शिद्दत मापी गई है वो 4 से नीचे रही है अभी तक सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑब्जर्व किया गया है। और दूसरी बात, नुकसान के हवाले से कहा जा रहा था कि किश्तवाड़ और डोडा के अंदर जुज़वी नुकसान पहुंचा, हमारे पास फिलहाल कोई इतला नहीं है। खौफ जरूर देखा गया है, ताहम इन 6 घंटों के भीतर ज़लज़ले के 4 झटकों ने लोगों को घरों से बाहर आने पर मजबूर किया, मुतासिर जरूर किया है, लेकिन अभी तक नुकसान की कोई इतला नहीं है। वादी कश्मीर हो, वादी चिनाब हो या जम्मू सूबा हो, लेकिन ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला बारिशों के इस मौसम में पिछले कुछ दिनों के दौरान जरूर ज्यादा देखा गया है। अच्छा जी, जब हम डोडा के जाविये से इसको देखेंगे तो पिछले 48 घंटों में जहां वादी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में से चार हल्के झटके देखे गए। ये यहाँ डोडा से जो मकामी इत्तलात मिल रही हैं कि रीजनल जो माइनर बहुत ही हल्के झटके थे वो तो और भी लगते रहे, और तकरीबन 6वां झटका ये है जी पिछले 48 घंटों के दौरान जो डोडा से इस वक्त की इत्तला है। रात 11:30 बजे भी दोबारा हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और अभी इस पूरे मामले पर मज़ीद तफसीलात आएंगी तो आपको ज़रूर हम अपडेट करेंगे। कि फ़िलहाल याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक सिस्मिक जोन के अंदर है, और सिस्मिक जोन का मतलब वो इलाका जहाँ पर चौथे दर्जे में वो इलाका आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा झटके आ सकते हैं। और इन झटकों के बीच कभी ऐसा भी एक झटका आएगा जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। माजी में हमने उस तरीके के हालात देखे जब सरहद पार से लेकर इस पार तक उड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानी और माली नुकसान हुआ था। अल्लाह पाक उस कहर से हमें बचा दे। फिलहाल लगातार डोडा ज़िले के अंदर झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अब बढ़ते जी आगे, ज़रा बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की करते हैं, उस बयान की करते हैं जो इंतहाई अहम बयान है। क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि जनाब वोटरों की फहरिस्त बढ़ेगी और इस बार गैर रियासती वोटर भी अपने इंदराज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हंगामा और जो सियासत आपके सामने आई है वो बिल्कुल आप उससे वाकिफ़ है। बयानात आए, ट्विटर पर बयानात आए, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, इस बीच एक बड़ा सरकारी बयान भी सामने आया है। और ये बयान फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर आया है जिसमें यह कहा गया है कि 32,000 आउटसाइडर्स यानी गैर रियासती वोटर्स पहले ही मौजूद है जी वोटर लिस्टों के अंदर। और इन्होंने उस वक्त के अदाद-ओ-शुमार बताए हैं जब पार्लिमानी इंतखाब हुआ था, यानी जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रियासत हुआ करती थी। अगस्त का फैसला अभी नहीं आया था, 5 अगस्त का फैसला, और उस फैसले की अमल दरामद से पहले ही जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर 32,000 आउटसाइड वोटर्स ने अपना इंदराज किया था। अब यह बयान कहां से आया, यह बड़ा दिलचस्प है। यह बयान आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, और एक अंग्रेजी एक रोजनामे को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, मुल्की सतह पर शाया होता है वो। उस इंटरव्यू के अंदर जब आप खंगालेंगे तो देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का मानना है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब आर्टिकल 370 और 35 से इंटैक्ट था, तकरीबन 32,000 आउटसाइड वोटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर अपना इंदराज कर चुके थे। और 5 अगस्त सन 2019 के बाद 24 अगस्त सन 2022 तक 100 वोटर भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इंदराज किया हो। अब ये पॉलिटिकल बयान भी है,
ये हकाइक पर मबनी बयान भी है, और जब तब शोर नहीं तो अब शोर क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब सियासी जमातों को देना पड़ेगा। बहरहाल इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से यह साफ कर दिया गया है कि अभी तक यानी 5 अगस्त की तारीख के बाद जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, लद्दाख अलहदा यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर मरकजी रियासत बनी, उसके बाद 100 अफराद भी एनरोल नहीं हुए हैं जी वोटर लिस्टों के अंदर। ये फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर जो है वो बात बताई गई है। और ये जो प्रोपेगेंडा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी, डेमोग्राफिक चेंज होगी, सूरत हाल तब्दील होगी और अवाम को बेदखल किया जाएगा, वो दरअसल हवाई ख्वाब है और अवाम को गुमराह कुन बयानात देकर गुमराह करने की कोशिश है। चैलेंज किया है कि 5 अगस्त के बाद 100 वोटर भी नहीं है, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस चुनाव में थी, दीगर जमातें चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त 32,000 वोटर्स अपना इंदराज कर चुके थे। शायद उस वक्त की खामोशी भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद दूसरा पहलू जम्मू कश्मीर के हालात पर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहना है कि जो जनाब इस तरीके से कह रहे हैं कि लगातार हालात खराब है, उन्हें शायद इन एदाद शुमारों पर भी गौर करना होगा कि सिर्फ जनवरी से अगस्त रवा साल के दौरान 135 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं, जो इस बात की वजाहत कर रहा है कि दरपर्दा जंग अभी भी जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो इदारे हैं वो फाल है, मुतहरिक है, और एंटायर इकोसिस्टम जो मिलिटेंसी का था, इकोसिस्टम का मतलब जरा मैं इसको वजाहतन आपके सामने रख दूं, जब मैंने तज्जिया निगारों से ये जानने की कोशिश की तो कहा गया कि एक जिसने बंदूक उठाया, दूसरा जो बंदूक उठाने के लिए मेंटली तैयार कर रहा है, तीसरा जो हथियारों की सप्लाई के लिए माल बरामद करता है, चौथा जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करता है, पांचवा जो कोऑर्डिनेट करता है, और इस तरीके से कई मरहले हैं जी जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन बकायदे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस इकोसिस्टम के एक एक पर को काट दिया गया है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अमन होगा। और जब अमन की बात उन्होंने कही तो उन्होंने मिसाल दी कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद न तो कॉलेज बंद हुए मिलिटेंसी की कॉल पर और ना ही दुकानों के शटल नीचे हुए। एक जमाना ऐसा था कि महीनों कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद रहती थी और मुश्किलन बाद में खोलना पड़ता था, लेकिन हालात बदल गए हैं, नौजवान समझ चुका है। तीसरी बड़ी बात जो चुनावों को लेकर है वो ये है कि चुनाव कब होंगे, ये सवाल उनसे पूछा गया तो सवाल का जवाब दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त वोटर रिवीजन कर रहा है। रिवीजन मुकम्मल होने के बाद मुनासिब वक्त पर बिगिल फोका जाएगा, चुनाव किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर जो 3 टायर सिस्टम इस वक्त हमारे पास है उसकी पीठ थपथपाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ कर दिया कि जिस तरीके से चुनावी दंगल के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, जिस बड़े एतमाद के साथ लोगों ने वोट दिया और जिस पूरा एतमाद होकर डीडीसीज, बीडीसीज, पंचायत मेंबर्स ने काम किया है, वो काबिल तारीफ है, वो काबिल सताइश है और इस जमहूरी निज़ाम को मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक बनाया जाएगा। तो फॉरेन जो अपने गैर मुल्की वोटर्स से लेकर मौजूदा हालात से लेकर इलेक्शन तक का खाका खींचा था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू के दौरान। खाका मैंने उस पूरे अखबार इंटरव्यू का आपके सामने रख दिया है जी। अब आते हैं जी आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हालात बेहतर हुए हैं जी, सूरत हाल तब्दील हुई है, तो खबर यह है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बॉलीवुड और टॉलीवुड की आमद हुई है और इस सिलसिले में अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा बॉलीवुड और टॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ राब्ते किए हैं, या वो यहाँ पर फिल्म शूट करना चाहते हैं या वेब सीरियल्स बनाना चाहते हैं, जिस सिलसिले में 150 के करीब लोगों को फिलहाल इजाजतनामा दे दिया गया है। एक तरह से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड भी जो वादी कश्मीर के साथ जम्मू सूबे में भी लौटा है
और फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज की शूटिंग की इजाजत दे दी गई है। अब 150 से ज्यादा ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, तमाम लोग जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं, ये तमाम फिल्मसाज जिनको वादी के साथ साथ जम्मू के जो अहम मकामात हैं उनको एक्सप्लोर करने का भी एक मौका दिया गया है। तो वहाँ पर फिल्में ना सिर्फ शूट करेंगे बल्कि ऑलरेडी ये तस्वीरें आपके सामने इसी साल की हैं, जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अवंतीपुरा, साउथ कश्मीर से होते हुए नॉर्थ कश्मीर तक कुछ मकामात पर फिल्मों की शूटिंग की गई थी और उस वक्त की पुरानी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जहां पर नेशनल जियोग्राफी की भी एक टीम जिसने वादी कश्मीर के अंदर पहुंची, यानी ये वो टीम थी जो बैनुल अक़वामी सतह पर शूट करने के लिए यहां पहुंची। इसी तरीके से कुछ बड़ी फिल्में हैं जो इस वक्त पर्दे पर चल रही हैं, कुछ का आना बाकी है। वहां पर भी कुछ ऐसे कट्स हैं, कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो वादी के साथ जम्मू के अहम मकामात पर लिए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सन 1990 के बाद बड़े पैमाने पर जो फिल्म शूटिंग दोबारा शुरू हुई है वादी के अंदर, ये दो तरह से खुशाइन माना जा रहा है। एक ये कि ये एक नेक शगुन है टूरिज्म के लिए, दूसरा ये कि इससे मकामी फनकारों को भी रोजगार के मौके जो है वो फराहम हो। नो डाउट कि बहुत सारा टैलेंट वहीं से आ रहा है, इक्विपमेंट्स, मैन मशीनरी वहाँ से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत सारे नए आर्टिस्टों को, नए कलाकारों को भी छोटे मोटे रोल्स मिल रहे हैं जिससे उनका रोजमर्रा का काम भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद इरफान फाजिल इस वक्त मेरे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हालात बदल रहे हैं और बदलते हालात के बीच जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक इंडस्ट्री हमारे पास है जो टूरिज्म है, और टूरिज्म का एक हिस्सा है फिल्म शूटिंग डिवीजन। यहाँ पर फिल्मों की इजाजत देना पॉलिसी ऑलरेडी सरकार की तरफ से फ्रेम अप की गई है, पब्लिक डोमेन में आई है, उसके बाद मुराद देने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। जिस तरीके से हुकूमती सतह पर कदम उठाए जा रहे, माना जा रहा है कि 150 के करीब लोगों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन पर कई लोगों को इजाज़त भी दे दी गई है, कई पाइपलाइन के अंदर है। क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है? किस तरीके से इस अमल को सयाहत के साथ जोड़ते हुए देखा जा रहा है, तो कितना फाल और बेहतर है, और जो लोकल टैलेंट है उनका क्या कुछ मानना है? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक फिल्म पॉलिसी का ताल्लुक है, यहाँ जहां तक JKFDC का ताल्लुक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिल्म डिवीजन जो कॉर्पोरेशन है उसको तकरीबन 500 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी फिल्म मेकर्स की तरफ से कि ताकि वादी कश्मीर में फिल्म को रिज्यूम किया जाए। तो इसी के बीच अगर बात करें, एक फिल्म मेकर है आफाक रसूल गड्डा साहब, जिनका मानना था कि तकरीबन 150 फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिनको परमिशन मिली जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पे शूटिंग्स को लेकर। अब बिग बैनर्स की बड़ी फिल्मों की बात करें या साउथ को लेकर या बॉलीवुड को लेकर, तो वो ऑलरेडी लास्ट ईयर भी हमने देखा कि आमिर खान की बिग स्टारर फिल्म जो है, जिसमें लाल सिंह चड्ढा को लेकर मैं बात करूं, या उदित नारायण जो है जो कि यहाँ आए थे, और उसके साथ साथ उनके बेटे भी यहाँ आए थे जिन्होंने पंजाबी और डिफरेंट म्यूजिकल वीडियोस यहाँ पर शूट किए हैं। यानी कई प्रोड्यूसर्स, कई जो माहिरीन है फिल्म मेकर्स कश्मीर की तरफ रागिब हो रहे हैं। और अब तो प्लानिंग ये भी है कि ऑटम और विंटर्स में यहाँ पर और भी ज्यादा फिल्म मेकिंग के शूट्स होने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं सिंगल विंडो पॉलिसी को लेकर बात करूं, जो कि ऑलरेडी jkfilm.jk.gov.in को लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ये रखा गया है, इसमें आप इजीली अपनी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के साथ जुड़ सकते हैं और फिल्म मेकिंग पॉलिसी के बारे में, शूटिंग के बारे में जान सकते हैं। इसमें आप अगर कोई फिल्म मेकर चाहे तो पर्टिकुलरली किसी लोकेशन को चूज कर सकता है ऑनलाइन, और इसके साथ साथ इंसेंटिव्स भी अवेल किए गए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पर इस ऑनलाइन विंडो के लिए रखे गए हैं फिल्म मेकर्स के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा था जब तकरीबन लगातार मेड इन पॉलिसीज को लेकर जब फिल्म मेकर्स अट्रैक्ट हुए थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक FDF भी जारी किया गया था, जो कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक फिजिकल ईयर पॉलिसी है 21-22, जिसमें हमने देखा कि डिसबर्समेंट ऑफ सब्सिडाइज पॉलिसीज को भी अवेल किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है एक फिल्म मेकर के लिए ऑनलाइन पॉलिसी, जेके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। अच्छा, क्या मैं ये मानूं, एक तो कुदरत के शाहकार हमारे पास है, लोकेशंस बड़ी बेहतर है, दूसरा ये कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मशावरत के बाद इंसेंटिव्स देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसका ये नतीजा है कि 150 के करीब एप्लीकेशंस मूव हुई हैं सरकार के सामने, जिन्हें क्लियर किया गया। मजीद दर्जनों एप्लीकेशन ज़ेर समाअत है। ये दरअसल उस इंसेंटिव का हिस्सा है, उस प्रोसेस का हिस्सा है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया बजट के अंदर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये वो एक हिस्सा है जो कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फिजिकल ईयर को लेकर रिलेट करता है, जिसमें साल 2022-23 को लेकर एक डिसबर्समेंट सब्सिडाइज फिल्म मेकिंग पॉलिसी रखी गई है, जो खुसूसन उन फिल्म मेकर्स के लिए है जिनका
काम करने का मन कर रहा है, अगर आपके पास फिल्म मेकिंग पॉलिसी प्रोफेशनलिज्म के साथ है, तो आप देख सकते हैं, जैसे आप आसिफ ने भी कहा कि साउथ को लेकर, टॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड को लेकर ये कंप्लीट अट्रैक्शन फिल्म पॉलिसी के साथ जुड़ रही है। तो आप उन लोगों को भी मौका मिलेगा, खासतौर पर जो एक प्रोफेशनली ट्रेनिंग करके आए हैं और प्रोफेशनली फिल्मों के साथ नाम जोड़ना चाहेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। लोकल आर्टिस्ट का, लोकल टैलेंट का क्या कुछ मानना है इस पूरे मामले पर? और साहब, टू बी वेरी फ्रैंक है ना, जो लोकल आर्टिस्ट है और जो हमारे कश्मीर का जो रिनाउंड आर्टिस्ट जो एसोसिएशन है, वो अभी खस्त हालत में है, वो काफी ज्यादा परेशान है। उनका मानना है कि जब से यहाँ पर डीडी कश्मीर चैनल के मामला जो है बंद हुए, सीरियल्स के मामला बंद हुए, डॉक्यूमेंट्रीज के मामला बंद हुए, तब से एक तो उनका पैसा वहां फंसा हुआ है, दूसरा उनका कोई काम काज नहीं है, तीसरा जो उन्होंने इक्विपमेंट, भारी इक्विपमेंट लोन कर्जे पर खरीदा है, वो भी अब उसमें जंग लग गया है। बैंक उन्हें तंग कर रहा है क्योंकि किस्त भी भरनी है, तो मामला इंटरेस्ट पर भी पहुंच गया है। और उनका मानना है कि बहुत पहले यहाँ पर हमने फिल्म एसोसिएशन डिवीजन, या कह सकते हैं कि फिल्म मेकिंग एसोसिएशन डिवीजन को खड़ा करना था, मगर तब से लेकर अभी तक अगर हम देखेंगे वो वजूद में नहीं आ पा रही है। नो डाउट कि अब फिल्म पॉलिसी को वजूद में लाया गया है, मगर एक फिल्म इंडस्ट्री अगर कश्मीर की अपनी बन जाती तो इन आर्टिस्ट का काम भी होता। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, बात फिल्म की हो रही है, अब जरा उन लोगों की भी बात करते हैं जो महकमे माल के बुनियादी पिलर्स में से एक पिलर माना जाता है, और बात करते हैं जी पटवारीज की, क्योंकि खबर ये है कि पटवारी नाराज हैं और अब हड़ताल पर जा रहे हैं। पेन डाउन स्ट्राइक 3 दिन का उनका शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यह हड़ताल शुरू हो जाएगी और एसोसिएशन ने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कल शाम से ऑफिशियली कर दिया है। और पटवार एसोसिएशन जो कि अब तकरीबन 10 बजे के आसपास एहतजाज शुरू करेगी, और इस सिलसिले में जो ज़ेर इल्तवा मामलात हैं, ये कहा गया है कि एक तवील मुद्दत से जो मुतालबात हुकाम के नोटिस में लाए गए अभी तक नज़रअंदाज किया जाता रहा। इनमें पटवारियों के सबसे ज़्यादा मामला थे और पटवार एसोसिएशन वजाते खुद डेलीगेशंस की भी शक्ल में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक चक्कर लगाती रही, लेकिन अभी तक सिवाय यकीन दहानियों के कुछ हासिल नहीं हुआ। और ज़ेर इल्तवा जो मामलात है उनके पेश नज़र जब हल नहीं हुए तो उस मुखालफत में ये एहतजाज किया जा रहा है। और जो एसोसिएशन के सदर है अब्दुल मजीद, उनकी तरफ से पहले ही कंफर्म कर दिया गया है कि वक्तन फ़क्तन उन्होंने अगरचे मामलात हुकाम के नोटिस में लाए, कोई कार्रवाई संजीदगी से नहीं हुई, लिहाजा आज से यानी बुधवार से बाकायदा 3 दिन के लिए पेन डाउन स्ट्राइक, जिसे आप काम छोड़ हड़ताल कहते हैं, वो शुरू होने जा रही है। और इसलिए अगर आज आप दफातर का, मुतलका दफातर का रुख करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए होंगी, कामकाज ठप है। और पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो जब शुरू होगी तो एसोसिएशन की तरफ से, यानी जो पटवार एसोसिएशन है उसने जो मुतलका तंजीमें हैं जिनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली जो केएस अफसरान की ऐसे एसोसिएशंस हैं या तमाम लोग जो वक्तन फ़क्तन अपने मुतालबात हुकूमत के नोटिस में लाते हैं, उनको भी कहा है कि वो कम से कम ताउन उनके साथ भी करें। इसके अलावा ऑल J&K रेवेन्यू ऑफिस एसोसिएशन, ऑल J&K रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनकी तरफ से भी हिमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि वो इस हड़ताल को कामयाब बनाएंगे, स्ट्राइक को और बेहतर तरीके से चलाना है ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल महकमा माल का कामकाज आज से मुतासिर होने वाला है। आज, कल और परसों ये 3 दिन हड़ताल रहेगी और उसके बाद कहा गया है कि एज पर प्लान या जो सरकार का जो एक्शन होगा उसके हिसाब से अगला प्लान तरतीब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज 3 दिन की हड़ताल ठीक 10 बजे से शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये कौन लोग हड़ताल पर जा रहे हैं? लाइटर नोट जरा आप याद रखिएगा। महाराजा हरी सिंह साहब डल लेक के अंदर उनकी आज भी एक ज़मीन है, तो वहाँ पर बैठे हुए थे ताकि पटवारी को बुलाया जाए। तो पटवारी साहब आए तो कह रहे हैं जी महाराजा साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए पटवारी को देखकर। और जब उजरा ने पूछा कि इतना भी अजब मामला है, बड़े मुश्किल से आप किसी के लिए उठते हैं, आज उठे हैं, तो वजह क्या है? क्या मेरी हुकूमत का दारोमदारी इन पटवारियों पर? अगर इन्हें कागज़ में हेर फेर कर दिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाए। तो ये पटवारी जनाब आज हड़ताल पर जा रहे हैं। इनका मानना है कि जो उनके लेजिटिमेट राइट्स है उन्हें माना नहीं जा रहा है और लगातार हुकूमत की नोटिस में रखा गया था। तो फिलहाल आप लोग पटवार खानों का रुख ना करें, 3 दिन तक पेन डाउन स्ट्राइक होगी, कोई काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी नहीं करके। छोटा सा ब्रेक जी यहाँ पर है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि श्रीनगर ने एक बार फिर रिकॉर्ड मार दिया है जी कश्मीर सूबे में
किस अंदर रिकॉर्ड पे आए हैं वो हम बताएंगे और कितना एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर आज ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, थोड़ी देर में वो पाबंदियां नाफिजुल अमल रहेंगी, कहाँ कहाँ पर वो पाबंदियां नाफिजुल अमल है। और ये भी आपको बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई कहाँ पर हुई है, क्यों हुई है, इस पर तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे और बात आपको अदालत की भी बताएंगे कि अब रिटायर मुलाजमीन से भी पैसा वसूला जाएगा। डिटेल में सब कुछ होगा छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।